तो चलो आज एक छोटी सी कहानी में खो जाते हैं। ये कहानी एक बच्चे की आंखों से शुरू होती है और एक ऐसे सवाल पे खत्म होती है जो हमारे दिमाग में घूमता रहेगा। कहानी का नाम है तुषार की रेल यात्रा। उसकी नाक शीशे की खिड़की से चिपकी हुई थी। याद है वो एहसास जब हम छोटे थे और ट्रेन की खिड़की से चिपककर बाहर की दुनिया को ऐसे देखते थे जैसे कोई जादू चल रहा हो। हाँ, ये ठीक वही पल है, पूरी तरह से जिज्ञासा और हैरानी से भरा हुआ। तो कहानी का पहला हिस्सा, खिड़की से एक सफर। ये कहानी ना किसी बड़े शहर में शुरू होती है, ना ही किसी बड़े इवेंट से। नहीं, ये तो बस दिल्ली से चेन्नई जा रही एक ट्रेन की खिड़की वाली सीट से शुरू होती है। और वहां कौन है? एक छोटा सा लड़का जो बस बाहर देख रहा है। पेड़, घर, खेत सब धुंधली सी लकीरों की तरह पीछे भागे चले जा रहे हैं। है ना कमाल का एहसास? ऐसा लगता है जैसे हम वक्त में तेजी से आगे बढ़ रहे हों और सारी दुनिया पीछे छूट रही हो। अब आता है कहानी का दूसरा मोड़, 150 साल पुराना एक सच। पता है, कभी कभी सिर्फ एक लाइन, एक छोटी सी बात हमारा पूरा नजरिया बदल देती है। और हाँ, तुषार के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ जब उसके चाचा ने उससे कुछ कहा। उनके चाचा ने बस इतना कहा, तुषार, पता है तुम्हें, ये जो ट्रेनें हैं ना, ये बस कोई 150 साल पहले ही चलनी शुरू हुई थीं, और बसें वो तो उसके भी कुछ दशकों बाद आईं। बस इतनी सी जानकारी और तुषार की सोच की पूरी दुनिया ही हिल गई। सोचिए जरा, सिर्फ 150 साल पहले कोई ट्रेन नहीं थी और बसें तो उनसे भी नहीं हैं। मतलब जो चीजें आज हमारी जिंदगी का इतना आम हिस्सा हैं, वो असल में कितनी नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे ये तो बस कल की ही बात हो। और अब आता है तीसरा हिस्सा, एक बहुत बड़ा सवाल। असल में असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। एक छोटी सी जानकारी, और देखिए कैसे एक बच्चे के दिमाग में एक कितना गहरा सवाल पैदा कर देती है। तुषार सोचने लगा, और बस उसी एक पल में उसका दिमाग आज से निकलकर इतिहास की बहुत बहुत गहरी परतों में उतर गया। उसने सोचा, अगर उस जमाने में ट्रेनें और बसें नहीं थीं, तो क्या लोग जहां पैदा होते थे अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजार देते थे? सोचिए तो जरा, ट्रेन के बारे में एक छोटी सी बात से इंसान के पूरे इतिहास पर इतना बड़ा सवाल। कमाल की सोच है ये। और अब कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, सिर्फ 2 शब्दों का एक जवाब। कभी कभी ना सबसे छोटे जवाब ही सबसे बड़े दरवाजे खोलते हैं। ये जवाब इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत है। ये सवाल कितना गहरा है ना? ये हमारे सफ़र से, हमारी संस्कृति से, हमारे पूरे इतिहास से जुड़ा है। तो फिर चाचा ने क्या जवाब दिया होगा? पूरी तरह से नहीं, बस ये 2 शब्द। ये कोई मामूली जवाब नहीं है, ये एक बुलावा है, एक बहुत बड़ी और उससे भी ज्यादा पेचीदा कहानी में उतरने का। ये हमें इतिहास की उन गलियों में झांकने को कहता है जहां सफर भले ही धीमा था, लेकिन लोग रुके नहीं थे, वो फिर भी चलते थे। तो ये कहानी हमें यही तो बताती है कि कैसे छोटे छोटे पल भी हमारे दिमाग में कितने बड़े बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं। अगली बार जब कोई भी खिड़की से बाहर झांके, तो सोचने वाली बात है कि मन में कौन सा सवाल उठता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां घर जैसी कोई चीज ही नहीं थी, एक ऐसी दुनिया जहां हमारे पूर्वज हमेशा हमेशा सफर में रहते थे। चलिए आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि शुरुआती इंसानों की जिंदगी खानाबदोश क्यों थी। तो सवाल यही है कि आखिर वो एक जगह क्यों नहीं बसे। मतलब ये सिर्फ घूमने फिरने का शौक नहीं था, बल्कि यही उनके जीने का तरीका था। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम बात किन लोगों की कर रहे हैं और किस जमाने की। हम बात कर रहे हैं 20 लाख साल पहले की। सोचकर देखिए कितना कितना लंबा अरसा है ये। हम उस दौर के लोगों की कहानी को समझने जा रहे हैं जो इस उपमहाद्वीप पर रहा करते थे। तो इन लोगों को हम शिकारी संग्राहक कहते हैं। और देखिए, इनके नाम में ही इनकी पूरी कहानी छिपी है। शिकार करना और चीजें इकट्ठा करना, बस यही थी इनकी जिंदगी। तो अब आते हैं पहेली के पहले टुकड़े पर। आखिर ये लोग एक जगह टिकते क्यों नहीं थे? इसकी सबसे बड़ी वजह थी खाना। जी हां, खाने की तलाश ही इनके जीवन का, आप कह सकते हैं, केंद्र बिंदु था। अब देखिए, खाने की ये जो तलाश थी ना, इसके भी अपने कुछ नियम थे। मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह थीं जो उन्हें हमेशा सफर पर रखती थीं। पहला नियम तो बड़ा सीधा सा था। अगर वो एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक टिक गए, तो जाहिर है वहां के सारे पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाएंगे।
तो आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता था। दूसरी वजह भी जानवरों से ही जुड़ी है। देखिए, हिरण या जंगली मवेशी जैसे जानवर, वो भी तो चारे की तलाश में घूमते थे, है ना? तो शिकारी क्या करते? वो इन जानवरों के पीछे पीछे चलते थे। ये एक तरह से कभी न खत्म होने वाली दौड़ थी। और फिर आता है तीसरा कारण, मौसम। ये तो हम सब जानते हैं कि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के फल और पौधे उगते हैं, तो बस उन्हें भी मौसम के साथ साथ अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। मतलब हर मौसम अपने साथ एक नया मेन्यू लेकर आता था। वसंत में नई नई पत्तियां और कोंपलें, तो गर्मियों में रसीले फल और बेर। उनका काम बस इतना था कि सही समय पर सही जगह मौजूद रहें। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ खाना ही सब कुछ था? नहीं, एक और चीज थी जो जिंदा रहने के लिए उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी थी, और वो था पानी। पानी की तलाश भी उन्हें हमेशा सफर पर रखते थे। अब यहां एक जरूरी बात समझने वाली है। सारी नदियां और झीलें एक जैसी नहीं होती। कुछ होती हैं बारहमासी, मतलब जिनमें साल भर पानी रहता है, और कुछ होती हैं मौसमी, जो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए बहती हैं और फिर सूख जाती हैं। तो जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई समूह किसी ऐसी ही मौसमी नदी के किनारे बसा है, तो जैसे ही सूखा मौसम आया, चाहे गर्मी हो या सर्दी, उन्हें पानी की तलाश में वो जगह छोड़नी ही पड़ती थी। ये उनकी जिंदगी की एक हकीकत थी जिसे वो बदल नहीं सकते थे। तो ठीक है, अब हमारे पास इस पहेली के लगभग सारे टुकड़े आ गए हैं। तो चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो संक्षेप में कहें तो ये 4 बड़ी वजहें थीं। पहली, एक जगह के खाने पीने के साधन खत्म ना हो जाएं। दूसरी, जानवरों के झुंडों के पीछे चलना। तीसरी, मौसम के हिसाब से सही पेड़ पौधों को ढूंढना। और चौथी, सूखे मौसम में पानी की तलाश। ये सब उनकी जीने की कला थी। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये लोग बस यूं ही नहीं भटक रहे थे। ये कोई लक्ष्यहीन सफर नहीं था, बल्कि ये जिंदा रहने की एक बहुत ही शानदार, एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। और इसी रणनीति ने ये पक्का किया कि इंसान लाखों सालों तक इस धरती पर बना रहे। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, जीने की ये जो प्राचीन कला थी, ये हमें हमारे बारे में क्या सिखाती है? ये इस बारे में क्या कहती है कि हम, यानी इंसान, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ खुद को ढालने में कितने माहिर हैं? क्या कभी सोचा है कि एक मामूली सा पत्थर भी हमें हजारों साल पुरानी कहानियां सुना सकता है? आज हम सब मिलकर समय में पीछे जाने वाले हैं और देखेंगे कि ये पत्थर हमें अपने उन पूर्वजों से कैसे जोड़ते हैं जिनके बारे में कोई किताब नहीं लिखी गई। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां ना कोई किताब थी, ना कोई डायरी और ना ही कोई तस्वीर। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उस जमाने के लोगों के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? यही तो वो बड़ा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। और इसका जवाब वो छिपा है उन सुरागों में जो हमारे पूर्वज हमारे लिए पीछे छोड़ गए। तो चलिए अब इन सुरागों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था, तो हमें पूरी तरह उन चीजों पर ही निर्भर रहना पड़ता था जो वो इस्तेमाल करते थे और पीछे छोड़ गए। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्वविद, ये लोग एक तरह से अतीत के जासूस होते हैं। ये जमीन खोदकर उन चीजों को खोज निकालते हैं जिन्हें शिकारी संग्राहक बनाते थे, इस्तेमाल करते थे, और इन्हीं चीजों से हमें उनकी जिंदगी की एक झलक मिलती है। अब अपने औजार बनाने के लिए उन्होंने वही इस्तेमाल किया जो उनके आसपास आसानी से मिल जाता था, पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियां। सच कहें तो यही चीजें उनके जीने का सबसे बड़ा सहारा थीं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। लकड़ी और हड्डी जैसी चीजें जो हैं, वो समय के साथ खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन पत्थर हजारों लाखों साल तक वैसा का वैसा ही बना रहता है। इसीलिए तो पत्थर के औजार हमारे लिए अतीत को समझने की सबसे बेहतरीन खिड़की हैं। तो इन्हें सिर्फ पत्थर के टुकड़े समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये तो उस जमाने के स्विस आर्मी नाइफ थे, एक मल्टी टूल जिससे न जाने कितने ही अलग अलग काम लिए जाते थे। तो चलिए देखते हैं आखिर एक नुकीला धारदार पत्थर का टुकड़ा हमें क्या क्या बता सकता है। यकीन मानिए, जो जवाब मिलेंगे वो हैरान करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, खाना। शिकार के बाद जानवरों का मांस और हड्डियों को काटने के लिए इन्हीं तेज धार वाले पत्थरों का इस्तेमाल होता था। लेकिन जिंदगी सिर्फ मांस पर तो नहीं चलती थी।
इन्हीं औजारों से वो फल काटते थे और जमीन खोदकर खाने लायक जड़ें भी निकालते थे। खाने के अलावा ये औजार और भी बहुत काम आते थे, जैसे पेड़ों की छाल खुरचने के लिए, जिसका इस्तेमाल शायद आग जलाने में या फिर रस्सी जैसी चीजें बनाने के लिए होता होगा। और हाँ, ठंड से बचने के लिए कपड़े, जानवरों की खालों को साफ करने और उन्हें पहनने लायक बनाने के लिए भी इन्हीं पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। और वो लोग सिर्फ औजार नहीं बना रहे थे, वो तकनीक को बेहतर कर रहे थे। उन्होंने पत्थर के नुकीले टुकड़ों को लकड़ी या हड्डी के हैंडल से जोड़ा और बना दिए भाले और तीर जैसे हथियार। इससे शिकार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया। यही नहीं, इन औजारों से वो लकड़ी भी काटते थे, आग जलाने के लिए, रहने के लिए झोपड़ियां बनाने के लिए और यहाँ तक कि लकड़ी से दूसरे औजार बनाने के लिए भी। सोचिए, एक औजार से दूसरा औजार, कमाल है ना? तो चलिए अब इन सभी छोटे छोटे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हों, और देखते हैं कि हमारे सामने उस जमाने की कैसी तस्वीर उभर कर आती है। और कमाल की बात यह है कि हर काम के लिए एक खास तरह का औजार था। कुछ औजार जमीन खोदने के लिए मोटे और मजबूत थे, तो कुछ इतने ज्यादा बारीक और नुकीले कि उनसे जानवरों की खाल को सिलकर कपड़े तक बनाए जाते थे। तो देखिए, एक अकेले पत्थर के औजार ने हमें क्या क्या बता दिया। उनका खाना पीना कैसा था, वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनका घर कैसा था, और यहाँ तक कि वो शिकार कैसे करते थे। ये सच में एक छोटे से सुराग से पूरी कहानी बनाने जैसा है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि पत्थर ने हजारों सालों के मौसम और वक्त के थपेड़े सह लिए। इसीलिए आज हम अपने पूर्वजों की जिंदगी में इतनी गहराई से झांक पा रहे हैं। तो अगली बार जब हाथ में कोई साधारण सा पत्थर आए, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, क्या पता ये भी कोई अनकही कहानी अपने अंदर छिपाए बैठा हो। हमारे अतीत के न जाने कितने ही ऐसे राज अभी भी जमीन के नीचे दफन हैं, जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहे हैं। कभी सोचा है, हमारे जो सबसे पुराने पूर्वज थे, उन्होंने रहने के लिए कोई खास जगह ही क्यों चुनी होगी? क्या ये बस यूं ही कहीं भी बस जाते थे, या इसके पीछे कोई बहुत सोचा समझा लॉजिक था? चलिए आज प्रागैतिहासिक रियल एस्टेट के इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और उस तर्क को समझते हैं जिसने शुरुआती इंसानों के सबसे बड़े फैसलों में से एक को दिशा दी कि भाई घर कहाँ बसाना है। तो सवाल यही उठता है, हजारों साल पहले जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी, तब कोई अपना घर कैसे चुनता था? चलिए एक जासूस की तरह इस सवाल की तह तक चलते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमें शुरुआती इंसानी जिंदगी की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। देखिए, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स इन पुरानी बस्तियों को मैप पर डालते हैं ना, तो एक कमाल का पैटर्न दिखता है। ये बस्तियां ऐसे ही कहीं भी नहीं फैली हुई हैं। नहीं, इनके पीछे एक साफ लॉजिक है, एक तरह की चेकलिस्ट जिसे हमारे पूर्वज अनजाने में इस्तेमाल कर रहे थे। आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए तो इस पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारा पहला सुराग जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत से जुड़ा है, एक ऐसी चीज जिसके बिना कोई जी ही नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये इतना सीधा और सरल है। प्रागैतिहासिक रियल एस्टेट का पहला और सबसे जरूरी नियम था लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। और वो लोकेशन हमेशा पानी के पास होती थी। नदियां और झीलें उस दौर की लाइफलाइन थीं। अब सोचिए जरा, पानी का मतलब सिर्फ प्यास बुझाना नहीं था। अरे नहीं, ये तो अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम था। पहला तो जाहिर है, पीने का पानी मिल गया, लेकिन दूसरा, पानी जानवरों को अपनी ओर खींचता था, मतलब खाने का एक चलता फिरता इंतजाम। और तीसरा, पानी के आसपास की जमीन उपजाऊ होती थी, यानी खाने लायक पौधे, फल और कंदमूल। तो पानी का मतलब था खाना, सुरक्षा और जिंदगी, सब कुछ। ठीक है, तो पानी का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन क्या सिर्फ पानी और खाने से काम चल जाता? नहीं, उन्हें औजारों की जरूरत थी। और ये हमें हमारे दूसरे सुराग की ओर ले जाता है, उस जमाने की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी। और यहीं पर आती है दूसरी शर्त। सिर्फ पानी के पास होना ही काफी नहीं था, उन्हें सही तरह के कच्चे माल की भी जरूरत थी। और पुरापाषाण काल में सबसे जरूरी कच्चा माल था पत्थर। लेकिन कोई भी ऐसा वैसा पत्थर नहीं, अच्छी क्वालिटी वाला पत्थर। पुरापाषाण काल मतलब पेलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम पाषाण युग का सबसे शुरुआती और सबसे लंबा दौर कहते हैं। सोचिए, उस जमाने में पत्थर के औजार वैसे ही थे जैसे आज हमारे लिए स्मार्टफोन है। उनके बिना गुजारा ही नहीं था।
शिकार करना हो, मांस काटना हो या फिर कपड़े बनाने के लिए जानवरों की खाल खुरचनी हो, हर काम के लिए ये औजार जरूरी थे। और बढ़िया औजारों के लिए बढ़िया पत्थर चाहिए थे। तो अब हमारे हाथ में दो बड़े सुराग हैं, पानी और पत्थर। अब देखते हैं कि क्या ये थ्योरी असल में जो पुरातात्विक स्थल मिले हैं उन पर खरी उतरती है। क्या हम इस कोड को क्रैक कर सकते हैं? तो बात सीधी सी है, एक शिकारी संग्राहक के लिए एक बढ़िया घर इन दो पिलर्स पर टिका था, जिंदा रहने के लिए पानी और टेक्नोलॉजी के लिए पत्थर। ये एक सरल लेकिन बेहद असरदार रणनीति थी। और ये बात इस चीज को और पुख्ता करती है कि ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक सोचा समझा फैसला था। लोग बाकायदा ऐसी जगहों की तलाश कर रहे थे जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। वो अपने आसपास के माहौल के एक्सपर्ट थे। अब कुछ असली एग्जाम्पल्स देखते हैं। भारत में भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफाओं जैसे पुरापाषाण स्थल इस थ्योरी के एकदम सटीक उदाहरण हैं। और जब हम इन जगहों को देखते हैं ना, तो पूरी पहेली सुलझ जाती है। ये सभी जगहें पानी और पत्थर दोनों की शर्तों को पूरा करती हैं। भीमबेटका अपनी गुफाओं और पानी के स्रोतों के लिए जाना जाता है, और हुंसकी में तो पत्थर के औजार बनाने की कई फैक्ट्रियां मिली हैं जो नदियों के करीब थीं। ये पैटर्न एकदम साफ है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे जैसे इंसान और उसकी तकनीक आगे बढ़ी, घर चुनने के नियम भी बदल गए। चलिए देखते हैं कि यह कैसे हुआ। अब ये टेबल देखिए, ये हमें टाइम में एक लंबी सैर पर ले जाती है। जरा ध्यान से देखिए। पुरापाषाण काल में, जैसा हमने देखा, भीमबेटका और हुंसकी जैसी जगहें पानी और पत्थर के पास थीं। फिर आया नवपाषाण काल, यानी नियोलिथिक पीरियड। यहां मेहरगढ़ जैसी जगहों पर लोग बसने लगे क्योंकि उन्होंने खेती शुरू कर दी थी। अब उपजाऊ जमीन सबसे जरूरी हो गई। इसके बाद महापाषाण काल में, जहां ब्रह्मगिरी जैसी साइट्स मिलती हैं, समुदाय बड़े हो रहे थे। और फिर आते हैं इनाम गांव जैसे शुरुआती गांव, जहां एक व्यवस्थित समाज की नींव रखी जा रही थी। तो हम देख सकते हैं, जैसे जैसे तकनीक और जरूरतें बदली, आदर्श घर की परिभाषा भी बदलती गई। और यही इस पूरी पड़ताल का निचोड़ है। चाहे वो हजारों साल पहले हो या आज, हमारे घर बनाने का फैसला हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए और उसे हासिल करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है। ये एक यूनिवर्सल इंसानी सच है। तो अब सवाल ये उठता है, शिकारी संग्राहकों ने पानी और पत्थर को चुना, आज हम क्या चुनते हैं? सोचिए, हमारे आज के मॉडर्न शहर भी तो कुछ जरूरी संसाधनों के आसपास ही बसते हैं। कहीं पानी के बंदरगाह हैं, कहीं व्यापार के रास्ते, तो कहीं टेक्नोलॉजी के हब। सिद्धांत आज भी वही है, जरूरतें और तकनीक तय करती हैं कि हम कहां बसेंगे। बस हमारे पानी और पत्थर बदल गए हैं। वो क्या हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया बिल्कुल अलग थी, उस वक्त हमारे पूर्वजों ने गुफा की दीवारों पर अपने निशान छोड़े। ये कोई लिखी हुई भाषा नहीं, बल्कि तस्वीरें हैं, रॉक पेंटिंग्स। ये तस्वीरें एक तरह से एक खोई हुई दुनिया में झांकने वाली खिड़कियां हैं। तो चलिए आज इन्हीं खिड़कियों से उस पार देखने की कोशिश करते हैं। तो आखिर इन खामोश पत्थरों में कौन से राज दफन हैं? क्या ये सिर्फ तस्वीरें हैं या उससे कहीं बढ़कर कुछ और? चलिए समय में एक लंबा सफर तय करते हैं और इन पुरानी भूली बिसरी आवाजों को सुनने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, चट्टान पर बनी एक पेंटिंग। आखिर है क्या ये? एक साधारण सी दिखने वाली तस्वीर में कितनी गहराई छुपी हो सकती है? जरा सोचिए, बहुत बहुत पहले जिन गुफाओं में शुरुआती इंसान रहते थे, वो सिर्फ उनके घर नहीं थे, नहीं, वो उनके कैनवस थे। जी हाँ, कैनवस। उन्होंने अपनी पूरी दुनिया को, अपने आसपास की हर चीज को उन्हीं दीवारों पर उतार दिया। और इसी वजह से आज हजारों साल बाद हमें उनके जीवन में सीधे झांकने का एक मौका मिला है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये कलाकृतियां आखिर हैं कहाँ? चलिए जरा पता लगाते हैं कि दुनिया के नक्शे पर वो कौन सी जगह हैं जहां इतिहास की ये खिड़कियां आज भी खुली हुई हैं। देखिए, इस तरह की आर्ट दुनिया में कई जगह मिलती है, लेकिन इसके कुछ सबसे कमाल के, सबसे शानदार और अच्छी तरह से सहेजे हुए नमूने कहीं और नहीं, बल्कि हमारे ही देश के एक खास हिस्से मध्य भारत में मिलते हैं। और अगर और गहराई में जाएं, तो ये खजाने खास तौर पर उन इलाकों में हैं जिन्हें आज हम मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये जगहें सच कहूं तो रॉक आर्ट की गैलरियों से भरी पड़ी हैं। और इन सब में से एक नाम है जो सबसे ऊपर आता है,
भीमबेटका, ये आज के मध्य प्रदेश में है। और ये कोई एक अकेली गुफा नहीं है, बल्कि गुफाओं और रॉक शेल्टर्स का एक बहुत बड़ा विशाल कॉम्प्लेक्स है। सच में एक पुरातात्विक अजूबा। तो अब हमें ये पता चल गया है कि ये आर्ट है कहाँ। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि इन पुराने कलाकारों ने बनाया क्या? मतलब उन्होंने पत्थर पर हमेशा के लिए किस चीज को कैद करना जरूरी समझा? जवाब बहुत सीधा सा है पर गहरा भी। उन्होंने वही बनाया जो उन्होंने देखा। उनकी कला, उनके आसपास की दुनिया, उनके रोज के अनुभव, उनके जीने के तरीके का एक आईना थी, बिल्कुल सीधा रिफ्लेक्शन। और दीवारों पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है? जंगली जानवर। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, है ना? आखिर यही जानवर तो उनकी जिंदगी के सेंटर थे। वो उनके लिए खाना भी थे, एक खतरा भी थे, और शायद एक तरह का सम्मान और डर भी पैदा करते थे। और हाँ, ये कोई बच्चों जैसी ड्राइंग नहीं थी। कमाल की बात तो ये है कि इन्हें बड़ी सटीकता और कुशलता से बनाया गया था। इससे पता चलता है कि उन्हें जानवरों के शरीर की कितनी गहरी समझ थी। उनकी कलाकारी बताती है कि वो कितने कुशल थे, और ये उस जमाने के इंसानों की समझ के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। अच्छा, अब जरा पेंटिंग से हटकर उस जगह के बारे में सोचते हैं जहां ये बनी है। मतलब इन लोगों ने रहने और पेंट करने के लिए इन्हीं खास जगहों को, इन गुफाओं को ही क्यों चुना? वजह बिल्कुल प्रैक्टिकल थी। ये गुफाएं और चट्टानों के नीचे की जगहें, ये उनके लिए बने बनाए घर की तरह थी। उन्हें अलग से कोई छत बनाने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी। उस जमाने में सबसे जरूरी चीज थी जिंदा रहना। तो गुफा ही क्यों? अरे भाई, क्योंकि ये प्रकृति के हर वार से बचाने वाली एक ढाल थी। चाहे तेज बारिश हो, चाहे झुलसा देने वाली गर्मी, या फिर जमा देने वाली हवा, ये गुफा एक मजबूत किले की तरह थी। यही वो जगह थी जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती थी। और अब हम आते हैं एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सुराग पर। एक ऐसा क्लू जो इस पूरी कहानी में एक नई परत जोड़ता है। एक ज्योग्राफिकल हिंट जो शायद कई बड़े सवालों के जवाब दे सकता है। और वो खास बात यह है कि ये रॉक शेल्टर्स, जिनमें भीमबेटका जैसे मशहूर ठिकाने भी शामिल हैं, ये सब नर्मदा घाटी के बहुत करीब हैं। और इतनी बड़ी जगहों का एक नदी घाटी के पास होना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। हम ये तो जान गए कि गुफाओं ने उन्हें छत दी, लेकिन ये खास इलाका क्यों? इस खास नदी घाटी के पास ही क्यों? नर्मदा घाटी में आखिर ऐसा क्या था जिसने उसे हमारे पुरखों के लिए बसने की सबसे अच्छी जगह बना दिया? शायद इसी सवाल में उनके जीने का सबसे बड़ा राज छिपा है। नमस्कार, चलिए आज एक कल्पना करते हैं। सोचिए हम हजारों साल पुराने किसी शहर के खंडहरों से गुजर रहे हैं। आज ना हम एक तरह से टाइम ट्रैवलिंग जासूस बनने वाले हैं, जो हमारे पूर्वजों के छोड़े हुए राजों से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हजारों साल पहले की दुनिया वाकई में पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या फिर उसकी कहानियां आज भी हमारे आसपास ही कहीं हैं, बस इस इंतजार में कि कोई उन्हें खोज निकाले। असल में बात यह है कि हमारी ये दुनिया उन लोगों की अनगिनत अनकही कहानियों से भरी पड़ी है, जिनकी हंसी, जिनके संघर्ष कभी इन्हीं हवाओं में गूंजा करते थे। और पता है, ये कहानियां सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं हैं। नहीं, ये तो हमारे पैरों के नीचे दबी जमीन में हैं, पहाड़ों में हैं, और तो और पानी की गहराइयों में भी छिपी हुई हैं। तो फिर सवाल यह है कि इन छिपी हुई कहानियों तक पहुंचा कैसे जाए? इसका जवाब पुरातत्व की दुनिया में है, और इस सफर की शुरुआत होती है एक खास जगह से। पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी की दुनिया में ऐसी जगहों को जहां गुजरे कल के राज दफन हैं, एक खास नाम दिया गया है, और वो नाम है स्थल या साइट। अब ये स्थल क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां अतीत की चीजों के अवशेष मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुराना औजार, टूटे फूटे बर्तन, या किसी इमारत की बस नींव ही बची हो। हाँ, और ये चीजें वहां अपने आप नहीं आ गईं। अरे इन्हें इंसानों ने ही बनाया था, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया था, और फिर किसी वजह से वहीं पीछे छोड़ दिया। मतलब हर एक टूटा हुआ बर्तन, हर एक पुराना औजार अपने पीछे एक पूरी कहानी समेटे हुए है। तो चलिए अब इस मिस्ट्री के अगले हिस्से पर बढ़ते हैं। आखिर ये अवशेष या सुराग होते क्या हैं? मतलब जब आर्कियोलॉजिस्ट किसी साइट की खुदाई करते हैं तो वो असल में ढूंढ क्या रहे होते हैं, उन्हें किस तरह की चीजें मिलती हैं?
देखिए, मुख्य तौर पर 3 तरह के सुराग मिलते हैं जो हमें उस जमाने की एक झलक देते हैं। पहला, वो औजार जो वो इस्तेमाल करते थे। दूसरा, वो बर्तन जिनमें वो खाते पीते थे। और तीसरा, उन इमारतों के हिस्से जहां वो रहते थे। जैसे कि पत्थर के नुकीले औजार, इनसे पता चलता है कि वो शिकार कैसे करते थे। या फिर धातु की कुल्हाड़ियां, जिनसे ये अंदाजा लगता है कि कैसे उन्होंने जंगल साफ करके खेत बनाए होंगे। ये सब उनके रोज के संघर्ष और उनकी कामयाबियों के सबूत हैं। अब बर्तनों की बात करें तो मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों पर जो डिजाइन मिलते हैं ना, वो सिर्फ सजावट नहीं होती थी। हो सकता है उन पर जानवरों के चित्र हों, या देवी देवताओं के, या फिर कोई खास पैटर्न। ये सब उनकी सोच, उनकी कला के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। और फिर आती हैं इमारतें, मतलब इमारतों की बची खुची नींव और टूटी दीवारें। इनसे ये अंदाजा लगता है कि उनके घर कैसे दिखते होंगे, उनके गांव की बसावट कैसी थी और उनका समाज, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ढूंढना क्या है। लेकिन इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा यह है कि आखिर ये स्थल मिलते कहाँ हैं। इसका जवाब बड़ा मजेदार है। ये स्थल कहीं भी हो सकते हैं। सच में, कुछ तो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने जमीन की सतह पर ही मिल जाते हैं। कई दूसरे वक्त की परतों के नीचे दबे होते हैं, जो खुदाई के बाद ही सामने आते हैं। और तो और कुछ सबसे हैरान कर देने वाली खोजें तो झीलों या समंदर की गहराइयों में हुई हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? ये सब हमें क्या बताता है? असल में ये हमें एक बहुत बड़ी, लगातार चल रही कहानी का हिस्सा बनाता है। ऐसे समझिए, खोजा गया हर एक स्थल हमारे इंसानी इतिहास की एक बहुत बड़ी किताब का एक नया चैप्टर है। आर्कियोलॉजी एक ऐसी खोज है जो कभी रुकती नहीं, और ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जमीन के नीचे दबी वो अगली कहानी कौन सी होगी जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही है। सोचिए, हमारे पूर्वजों की एक बहुत बड़ी कहानी सिर्फ एक छोटे से सुराख में छिपी हो सकती है, जैसे कि राख का एक छोटा सा कण। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे बस मुट्ठी भर धूल ने हमारे इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर खोलकर रख दिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि क्या सच में एक चुटकी राख में इतनी ताकत है कि वो हमें हजारों साल पीछे ले जाए? चलिए इस मजेदार पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो आखिर कैसे अतीत के राज खोलते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जमाने की जब लिखना पढ़ना तो था ही नहीं। सोचिए, कोई किताबें नहीं, कोई डायरी नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं। तो फिर सवाल यह है कि हमें उस दौर के लोगों के बारे में पता कैसे चलता है? इसका जवाब छिपा है छोटे छोटे सबूतों में। असल में ये जो पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो किसी जासूस से कम नहीं होते। वो हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुए छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उनको जोड़ते हैं और फिर एक पूरी कहानी बनाते हैं। हर छोटा सा टुकड़ा भी कहानी का एक जरूरी हिस्सा होता है। और ऐसी ही एक जासूसी वाली खोज हमें लेकर चलती है भारत के कुरनूल गुफाओं में। यहीं इसी जगह पर एक ऐसा सुराग मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, हमारी पूरी समझ को ही पलट दिया। चलिए अब सीधा उसी खास सबूत पर फोकस करते हैं। तो हमारा मेन क्लू क्या है? राख के निशान। जी हां, वही राख जो किसी भी चीज के जलने के बाद बच जाती है, वो पाउडर जैसा। अब सुनने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन इसका मिलना, अरे ये तो एक बहुत ही बड़ी खोज थी। और यही वो क्रूशल सुराग था जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुरनूल की गुफाओं के ठीक अंदर मिला। जरा सोच कर देखिए, एक अंधेरी गुफा और उसकी जमीन पर बिखरी हुई राख। हजारों सालों से वो वहीं पड़ी थी, बस इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उसकी कहानी सुने। तो ठीक है, गुफा में राख मिल गई, पर इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक खोज नहीं थी। ये उस बड़ी सी पजल का वो टुकड़ा था जो हमारे पूर्वजों की जिंदगी की पूरी तस्वीर को पूरा कर देता है। इसका नतीजा बिल्कुल साफ था। गुफा के अंदर राख मिलने का मतलब उस जमाने के लोग आग का इस्तेमाल करना जानते थे। और ये कोई जंगल में लगी आग नहीं थी, नहीं, ये कंट्रोल्ड आग थी। और यकीन मानिए, ये मानव इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। ओके, तो ये तो पता चल गया कि वो आग का इस्तेमाल जानते थे, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो इसका इस्तेमाल करते किस लिए थे? देखिए, आग पर काबू पाना सिर्फ कोई टेक्निकल अचीवमेंट नहीं थी, इसने तो उनके जीने का पूरा तरीका ही बदल डाला था। आग उस जमाने का समझिए एक मल्टी टूल थी। पहला, अंधेरी गुफाओं में रोशनी के लिए।
दूसरा, इसने मांस को पकाकर खाने लायक बनाया, जिससे खाना ज्यादा सेफ और पचाने में आसान हो गया। ये तो पोषण के मामले में एक क्रांति थी। और शायद सबसे जरूरी, ये खतरनाक जानवरों को डराकर दूर भगाने का एक जबरदस्त हथियार भी थी। तो कुरनूल की गुफाओं में मिली वो राख, वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये उस विरासत की शुरुआत है जो आज भी हमारे साथ हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक बात कही जाती है कि आग का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए किया जा सकता था, और ये खोज इसी बात पर जोर देती है कि आग कितनी वर्सेटाइल, कितनी बहुमुखी थी। ये सिर्फ एक काम की चीज़ नहीं थी। इसने तो इंसान की जिंदगी के लगभग हर पहलू को छुआ, उसे बेहतर बनाया। और यही तो कमाल की बात है। ये दिखाता है कि कैसे साइंटिफिक अंदाजा छोटे छोटे सुरागों को हमारे अतीत की बड़ी बड़ी कहानियों में बदल देता है। मतलब राख के कुछ निशान, और हमें मानव इतिहास के एक सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट के बारे में पता चल जाता है। वो पल जब हमने प्रकृति की एक जबरदस्त ताकत पर काबू पाना सीख लिया था। ये पूरी खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? उस पहली चिंगारी से लेकर आज तक आग लगातार हमारी दुनिया को बना रही है, उसे बदल रही है। तो इस कहानी को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। आज के इस मॉडर्न जमाने में हम सब आग का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए करते हैं? अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ शब्द सामने आते हैं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। सुनने में काफी भारी भरकम लगते हैं ना? लेकिन असल में इनमें एक सीक्रेट कोड छिपा है। तो चलिए आज मिलकर पाषाण युग के इसी कोड को क्रैक करते हैं। ये रहे वो शब्द, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। सच कहूं तो पहली बार सुनने में किसी एलियन भाषा जैसे ही लगते हैं ना? पर यकीन मानिए, आज हम इस पहेली को बड़ी आसानी से सुलझा लेंगे। असल में जैसे मैंने कहा, राज इनके नाम में ही है। ये शब्द दिखने में भले ही मुश्किल हो, पर है नहीं। और इस राज को खोलने की चाबी हमें मिलेगी प्राचीन ग्रीक भाषा में। तो हमारे कोड का पहला हिस्सा है लिथोस। ग्रीक भाषा में इसका सीधा साधा मतलब है पत्थर। बस यही वो कॉमन धागा है जो इन सभी पीरियड्स को पाषाण युग यानी स्टोन एज से जोड़ता है। तो अब हम अपने कोड को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है ओल्ड स्टोन एज, मतलब पुरा पाषाण काल। ये एक बहुत ही विशाल शुरुआत थी। चलिए देखते हैं ये नाम कैसे बना। यहां आता है हमारे कोड का दूसरा हिस्सा, पैलियो, और इसका मतलब भी बहुत सिंपल है, पुराना। और अब बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, पैलियो यानी पुराना और लिथोस यानी पत्थर। क्या मिला हमें? पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब पुरा पाषाण काल। देखिए कोड क्रैक हो गया। कितना आसान था, है ना? अब जरा इस बात की विशालता को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है, ये पूरा पाषाण काल, ये हमारे पूरे इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा है। मैं फिर से कहता हूं, 99%। इस चार्ट को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये जो इतना बड़ा, लगभग पूरा का पूरा हिस्सा है, वो है पैलियोलिथिक पीरियड। और वो जो एक छोटी सी मुश्किल से नजर आने वाली फांक है, वो है बाकी का पूरा मानव इतिहास। जी हां, पिरामिड्स, बड़े बड़े साम्राज्य, यहां तक कि इंटरनेट, सब कुछ बस उस 1% में सिमटा हुआ है। तो ये कब से कब तक था? जरा सोचिए। ये पीरियड करीब 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और लगभग 12,000 साल पहले जाकर खत्म हुआ। ये इतना लंबा था कि इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे भी 3 हिस्सों में बांट दिया, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, मिडिल स्टोन एज यानी मध्य पाषाण काल। ये एक बड़े बदलाव का दौर था। दुनिया गर्म हो रही थी और इंसानों को भी नए माहौल में ढलना था। तो हमारे कोड का अगला हिस्सा है मेसो। ग्रीक में इसका मतलब होता है मध्य यानी मिडिल। तो अब ये तो बिल्कुल साफ है, मेसो को लिथोस से जोड़ा और हमें मिला मेसोलिथिक, मतलब मध्य पाषाण काल। पैलियोलिथिक के मुकाबले ये एक काफी छोटा दौर था, करीब 12,000 से 10,000 साल पहले तक। इसे हम एक तरह से 2 बड़े युगों के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड मान सकते हैं। इस युग की एक खास पहचान थी माइक्रोलिथ्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, माइक्रो यानी छोटे, लिथ यानी पत्थर। ये छोटे छोटे, बड़े ही नुकीले और बारीकी से बनाए गए पत्थर के औजार थे। यहाँ एक बहुत बड़ा इनोवेशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं था कि पुराने औजार इस्तेमाल होना बंद हो गए थे, वो तो थे ही, लेकिन अब इन छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स को हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर चिपकाया जाने लगा और उनसे आरी और हंसिया जैसे कमाल के औजार बनाए जा रहे थे।
ये अपने समय की एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी थी। चलिए, अब हम पहुंचते हैं हमारे सफर के तीसरे और आखिरी पड़ाव पर, न्यू स्टोन एज यानी नवपाषाण काल। ये वाकई में एक बिल्कुल नया अध्याय था। ठीक है, तो अब तक हम जान चुके हैं पैलियो यानी पुराना, मेसो यानी मध्य। तो अब एक छोटा सा सवाल, क्या लगता है नियो का मतलब क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। नियो का मतलब है नया, और बस इसके साथ हमारा कोड पूरा हो गया। नियोलिथिक का सीधा सा मतलब है नवपाषाण काल। ये नया दौर करीब 10,000 साल पहले शुरू हुआ और इसने इंसानी इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये वही दौर था जब खेती की शुरुआत हुई और लोगों ने एक जगह बसना शुरू किया। तो ये रहा हमारा पूरा सफर एक नज़र में। सबसे पहले वो विशाल पुरा पाषाण काल, फिर आया बदलाव का दौर यानी मध्य पाषाण काल, और आखिर में क्रांतिकारी नवपाषाण काल। पुराना, मध्य और नया। अब ये नाम बिल्कुल सीधे और सरल लगते हैं, है ना? हमने समय के नाम का कोड तो तोड़ लिया, लेकिन अब एक आखिरी रहस्य की बात करते हैं, जगहों के नाम के बारे में। एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि हम अक्सर उन जगहों को आज के नाम से बुलाते हैं जहां अतीत में लोग रहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वो लोग उन जगहों को क्या कहते थे। तो सोचिए जरा, हमने समय को तो नाम दे दिए, पैलियो, मेसो, नियो, लेकिन उन जगहों के असली नाम वो हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गए हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर हमें अतीत के समय और जगहों के लिए खुद ही नाम बनाने पड़ रहे हैं, तो जरा सोचिए, ये हमें क्या बताता है? ये यही बताता है कि अभी भी कितना कुछ है जो हमें खोजना बाकी है, कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ मौसम में एक बदलाव पूरी इंसानियत की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम इतिहास के एक ऐसे ही मोड़ को समझने वाले हैं जब कुदरत ने एक करवट ली और इंसान ने जीने का एक बिल्कुल नया तरीका खोज निकाला। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 12,000 साल पहले। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस महापरिवर्तन की शुरुआत है जिसने हमारे इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो इस पूरी चेन रिएक्शन में सबसे पहली चीज क्या हुई? वो था पूरी दुनिया के मौसम में एक जबरदस्त बदलाव। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये पूरी धरती का कायापलट था। जरा सोचिए, दुनिया जो पहले एक ठंडी, काफी हद तक बेजान और मुश्किल जगह थी, वो अब धीरे धीरे गर्म और नम होने लगी थी। मतलब बर्फ पिघल रही थी और जमीन पर नई जिंदगी के लिए मौके बन रहे थे। अब जब मौसम गर्म और नम हुआ तो इसका सबसे पहला असर किस पर पड़ा? जाहिर है, जमीन पर। धरती का नक्शा ही बदलने लगा था। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, दूर दूर तक फैली बंजर जमीनें हरे भरे लहलहाते घास के मैदानों में बदलने लगी। आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल नए इकोसिस्टम का जन्म हो रहा था, जो आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव के लिए स्टेज तैयार कर रहा था। और जब जमीन तैयार हो गई तो कहानी में अगला किरदार भी आ गया। ये था जानवरों की आबादी में एक जबरदस्त उछाल। भाई, जब खाने का इतना बड़ा इंतजाम हो तो जिंदगी तो फलेगी फूलेगी ही। घास के नए मैदानों ने घास खाने वाले जानवरों के लिए मानो एक दावत ही दे दी थी। हिरण, मृग, बकरी, भेड़ और दूसरे मवेशी, इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ी जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो अब तक की कहानी बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है ना? सबसे पहले मौसम गर्म हुआ, उससे घास के मैदान फैले और उन मैदानों की वजह से जानवरों की आबादी में विस्फोट हो गया। एक के बाद एक घटना जो एक क्रांति की जमीन तैयार कर रही थी। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब दुनिया इतनी बदल गई तो इंसान ने क्या किया? यहीं से असली मानव क्रांति की शुरुआत हुई। जो इंसान पहले इन जानवरों का बस शिकार करते थे, उन्होंने अब इन बड़े बड़े झुंडों के साथ चलना शुरू कर दिया। ये सिर्फ शिकार करना नहीं था, ये एक तरह से उनके साथ जीना था, उनकी दुनिया का हिस्सा बनना था। जानवरों के इतने करीब रहने से इंसानों को उनके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने ये समझा कि ये जानवर क्या खाते हैं, कब बच्चे पैदा करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। ये सिर्फ देखना नहीं था, ये प्रकृति की एक खुली किताब को पढ़ने जैसा था। और यहीं इसी समझ से वो एक क्रांतिकारी आइडिया पैदा हुआ। जानवरों का सिर्फ पीछा करने से आगे बढ़कर इंसान के दिमाग में ये ख्याल आया, क्या हो अगर हम इन जानवरों को खुद ही पालें? और इसी आइडिया को आज हम पशुपालन या हर्डिंग कहते हैं।
ये सिर्फ खाना जुटाने का एक नया तरीका नहीं था, बल्कि इंसान और जानवरों के रिश्ते में एक इनकलाबी मोड़ था। अब इंसान सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं था, बल्कि वो उसे अपने हिसाब से ढालने लगा था। तो अब देखिए, शिकार की पुरानी और अनिश्चित रणनीति के साथ साथ पशुपालन एक ज्यादा भरोसेमंद तरीके के तौर पर उभर रहा था। और हाँ, इसी दौरान मछली पकड़ना भी खाने का एक बहुत जरूरी जरिया बन गया। मतलब अब इंसान के पास खाने के एक से ज्यादा पक्के स्रोत थे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। सोचिए, जब खाने की चिंता कम हुई और जिंदगी में एक ठहराव आया, तो इस स्थायित्व ने इंसानों के लिए कौन-कौन से नए दरवाजे खोले होंगे। शायद यहीं से गांव बसे, शहर बने और हमारी आज की सभ्यता की नींव रखी गई। ये सोचने वाली बात है ना? चलिए, आज मानव इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं, एक ऐसा मोड़ जिसने न सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है इस बात की कि इंसान शिकारी से किसान कैसे बना। मतलब कैसे उसने अपने भोजन का पीछा करना छोड़ा और उसे खुद उगाना और पालना सीख लिया। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव, ये इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? कोई अपने खाने का पीछा करने से उसे खुद उगाने तक कैसे पहुंच गया? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया की कल्पना करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा चलती रहती थी, हमेशा गतिशील। यहां जीने का बस एक ही नियम था, और वो था प्रकृति पर यानी नेचर पर पूरी तरह से निर्भर रहना। देखिए, उस जमाने में ना आज जैसे खेत खलियान नहीं होते थे। गेहूं, जौ, चावल, ये सब अनाज वाली घासें थीं जो जंगलों में अपने आप उग जाती थीं। और पूरा का पूरा परिवार, मतलब पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सब मिलकर इन्हीं दानों को इकट्ठा करते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। अब सोचिए, रोज रोज खाना इकट्ठा करने का ये जो काम था ना, ये अपने आप में एक स्कूल जैसा बन गया, एक छिपी हुई पाठशाला। इसी वजह से शुरुआती इंसान अपने आसपास के माहौल के, अपने पर्यावरण के जबरदस्त ऑब्जर्वर बन गए। वो अपने आसपास की दुनिया को आप कह सकते हैं किसी साइंटिस्ट की तरह समझने लगे थे। और जानते हैं, इसी गहरी समझ से एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया निकला जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। यहीं से, इसी पॉइंट से अनाज से खेतों तक का सफर शुरू होता है। उन्होंने पौधों के राज जानने शुरू कर दिए। मतलब कौन सा पौधा कहाँ उगता है, किस मौसम में पकता है। ये जो छोटी छोटी बातें थी ना, यही ज्ञान खेती की तरफ बढ़ाया गया पहला और शायद सबसे जरूरी कदम था। तो जरा सोचिए, ये आइडिया आया कैसे होगा? देखिए, पहले तो लोग सिर्फ जंगली अनाज इकट्ठा कर रहे थे। फिर उन्होंने गौर करना शुरू किया कि अरे ये सबसे अच्छा कहाँ और कब उगता है। और फिर आया वो मैजिकल मोमेंट जब किसी के दिमाग में आया होगा, अरे इंतजार क्यों करें, हम इसे खुद भी तो उगा सकते हैं। और बस हो गया काम। यहीं से इंसान किसान बन गया। और पता है, ठीक ऐसा ही कुछ, एक ऐसी ही क्रांति जानवरों के साथ भी हो रही थी। चलिए अब पौधों से हटकर जरा जानवरों की बात करते हैं। जिस तरह इंसान ने पौधे उगाना सीखा ना, ठीक उसी तरह उसने जानवरों का शिकार करने के बजाय उन्हें पालना भी शुरू कर दिया। ये इंसानों और जानवरों के बीच एक बिल्कुल नई पार्टनरशिप की शुरुआत थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये शुरू हुआ जानवरों को पालतू बनाने की कला से। लोग क्या करते थे? बड़े स्मार्ट थे। अपने कैंप के पास जानवरों के लिए खाना छोड़ देते थे। अब जब जानवर खाने के लालच में पास आते, तो धीरे धीरे उन्हें अपने साथ रहने के लिए मना लिया जाता था। अच्छा, शुरुआत में उन जानवरों को चुना गया जो नेचर से थोड़े शांत थे, जैसे भेड़, बकरी, मवेशी और सुअर। अब ये जानवर झुंड में रहते थे और घास फूस खाते थे, तो जाहिर है इन्हें पालना भी आसान था। तो सवाल ये है कि एक जंगली और एक पालतू जानवर में आखिर फर्क क्या था? देखिए, जंगली जानवर तो अपनी मर्जी के मालिक थे, कहीं भी घूमते थे, जबकि पालतू जानवर इंसानी बस्तियों के पास ही रहते थे। और सबसे बड़ा फायदा क्या था पता है? इंसान इन पालतू जानवरों को खतरनाक शिकारियों से बचाते भी थे, उन्हें प्रोटेक्शन देते थे। और बस इसी तरह से इंसान बन गए पशुपालक। ये जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया तरीका था। लेकिन रुकिए, भेड़, बकरी और मवेशियों के अलावा एक और जानवर था। एक ऐसा जानवर जो इन सबसे कहीं ज्यादा खास था। एक ऐसा जानवर जो इंसानियत का पहला सच्चा दोस्त बना। जी हां, एक जानवर था जो बिल्कुल अनोखा था, सबसे पहला जिसे पालतू बनाया गया। वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। बिल्कुल सही सुना। हमारे सोर्सेज भी यही बताते हैं कि सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो और कोई नहीं बल्कि कुत्ते का ही जंगली पूर्वज था।
और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर इतने सारे जानवरों में से कुत्ता ही क्यों? कुत्ता ही इंसान का पहला पालतू दोस्त क्यों बना होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। तो देखिए, खेती और पशुपालन ये सिर्फ दो नए काम नहीं थे। नहीं, ये दो ऐसे आविष्कार थे जिन्होंने मिलकर इंसान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये थीं वो दो क्रांतियां जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहली, खेती, यानी इंसानों ने अपने पौधे खुद उगाना शुरू किया, और दूसरी, पशुपालन, यानी इंसानों ने अपने जानवर खुद पालना शुरू किया। ये सिर्फ पेट भरने के तरीके में बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसान की पूरी पहचान का बदलाव था। सोचिए, हजारों सालों से जो लोग संग्राहक और शिकारी थे, वो अब किसान और पशुपालक बन रहे थे। ये एक नए युग की, एक नए दौर की शुरुआत थी। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर खेती और पशुपालन का यह आइडिया, ये विचार कभी आया ही ना होता, तो आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती, कैसी होती? कभी सोचा है कि हमारी प्लेट पर जो खाना आता है उसकी अपनी एक कहानी है, और कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुरानी, हजारों साल पुरानी दास्तां। तो चलिए आज इसी दास्तां को खोलते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए, दांतों के 2 सेट हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा सेट जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू वाले का। थोड़ा सोचिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा राज है। तो इस पहेली को सुलझाने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है डोमेस्टिकेशन, मतलब किसी चीज को पालतू बनाने का पूरा प्रोसेस। तो डोमेस्टिकेशन है क्या? सीधी सी बात है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इंसान यानी कि लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। और होता क्या है, धीरे धीरे ये पौधे और जानवर अपने जंगली भाई बंधुओं से काफी अलग दिखने लगते हैं। उनका स्वभाव बदल जाता है। ये बहुत धीमी पर जबरदस्त पावरफुल प्रक्रिया है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये बदलाव होता कैसे है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, सिलेक्शन, यानी कि चुनाव करने की कला। हाँ, तो ये जो बदलाव है ना, ये कोई अचानक या अपने आप नहीं हो गए। डोमेस्टिकेशन का जो असली इंजन है, जो इसे चलाता है, वो यही प्रोसेस है जिसे हम सिलेक्शन कहते हैं। और ये सिलेक्शन काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले इंसान उन पौधों या जानवरों को चुनते थे जिनमें उन्हें कुछ खासियत दिखती थी। फिर चुने हुए पौधों के बीजों को सहेज कर बोया जाता था, और जो जानवर सीधे साधे शांत स्वभाव के होते थे उन्हें आपस में ब्रीड कराया जाता था। नतीजा, अगली पीढ़ी में वो अच्छे गुण और भी उभर कर सामने आते थे। जैसे पौधों में क्या खासियत चाहिए थी? वही अनाज का दाना बड़ा हो, तना इतना मजबूत हो कि जब अनाज पक जाए तो वो झुके नहीं, टूटे नहीं, और हाँ, वो बीमारियों से भी लड़ सके। और जानवरों में क्या देखा गया? सबसे जरूरी था उनका शांत स्वभाव, गुस्सा ना करें। और साथ ही ऐसे जानवर चुने गए जिनके दांत और सींग छोटे हों। सीधी सी बात है, जो कम खतरनाक हों। तो आप देखिए इस सिलेक्शन का कमाल। जंगली जानवरों के दांत बड़े, सींग बड़े, वहीं पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे हो गए। जंगली पौधों के तने कमजोर, तो वहीं इंसानों के उगाए पौधों के तने एकदम मजबूत बन गए। और ये सब कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। ये कहानी बहुत बहुत पुरानी है। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कब। सोचिए, 12,000 साल, जी हाँ, करीब करीब 12,000 साल पहले ये सब शुरू हुआ था। ये इंसान के इतिहास का एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। और मजे की बात यह है कि ये प्रोसेस दुनिया के कई हिस्सों में लगभग एक ही समय पर शुरू हुआ। सबसे शुरुआती पौधों में आते हैं गेहूं और जौ, और सबसे पहले जिन जानवरों को पाला गया वो थी भेड़ और बकरियां। तो चलिए, अब जब हम इतना कुछ जान गए हैं तो वापस चलते हैं अपनी उसी पहली पहेली पर। तो एक बार फिर वही सवाल, कौन से दांत जंगली सुअर के हैं? अब तो जवाब शायद काफी साफ हो गया होगा। बिल्कुल सही, ये जो बड़े दांत हैं ये जंगली सुअर के हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसा हमने बात की, इंसानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी शांत स्वभाव वाले जानवरों को चुना, और इसी प्रोसेस में पालतू सुअरों के दांत धीरे धीरे छोटे होते गए। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। आज हम खाने के लिए जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी पौधा हो या जानवर, वो सब इसी डोमेस्टिकेशन का नतीजा है।
ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये हमारे पूरे फूड सिस्टम की नींव है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, अगर 12,000 साल के सिलेक्शन ने वो खाना बनाया है जो हम आज खाते हैं, तो आने वाले कल का खाना कैसा होगा? जरा सोचिए इसके बारे में। कभी सोचा है कि इतिहास में एक ऐसा पल भी था जिसने हमारे जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? ये किसी जंग या किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक छोटे से मामूली से बीज की। आज हम बात करेंगे कृषि क्रांति की और ये जानेंगे कि कैसे उस एक बीज ने इंसानियत की पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है ना, कि जमीन में एक बीज बोने जैसी छोटी सी बात पूरी इंसानियत का भविष्य कैसे लिख सकती है। पर यह सिर्फ खेती की बात नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि हम आज जो हैं वो क्यों हैं। ये हमारे समाज की बुनियाद की कहानी है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी का पहला चैप्टर एक ऐसे आइडिया से शुरू होता है जो उस जमाने के लोगों के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था, भले ही आज हमें ये बिल्कुल नॉर्मल लगे। शुरुआती किसानों ने कुदरत का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक सीखा, और वो था धैर्य, सब्र। उन्हें समझ आया कि पौधों को उगने में वक्त लगता है। ये कोई जादू नहीं था कि आज बीज डाला और कल फल मिल गया। नहीं, इसमें दिन लगते थे, हफ्ते लगते थे और कभी-कभी तो महीने भी। और यही इंतजार, इसी ने एक बिल्कुल नई जीवन शैली की नींव रखी। अब जरा सोचिए, अगर किसी को अपने खाने के लिए महीनों तक एक ही जगह पे इंतजार करना पड़े, तो ये चीज़ उसकी जिंदगी को कैसे बदल देगी? ये एक छोटा सा सवाल हमें खेती के सबसे पहले और सबसे बड़े नतीजे की तरफ ले जाता है। और जवाब है, ये एक जगह रुकने पर मजबूर करता है। यहीं से जमीन के साथ एक नए रिश्ते की, एक कमिटमेंट की शुरुआत हुई। खेती ने इंसानी बर्ताव को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि अब वो आज़ादी नहीं थी कि जब चाहा जहां चाहा चल दिए। अब तो अपनी जमीन पर टिकना ही था। मतलब एक किसान की नई टू डू लिस्ट कुछ ऐसी थी: एक ही जगह पर टिके रहो, पौधों का ख्याल रखो, उन्हें पानी दो, फालतू घास फूस निकालो और जानवरों और पक्षियों से अपनी फसल को बचाओ। घुमंती जीवन की आज़ादी अब एक कभी न खत्म होने वाली जिम्मेदारी में बदल चुकी थी, दिन रात हर दिन। और फिर महीनों के इंतजार और उस कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो पल आया। फसल पककर तैयार थी। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, ये एक जीत थी। इस बात का सबूत कि उनका सब्र और उनकी मेहनत दोनों रंग लाए हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर कामयाबी अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आती है। अब समस्या ये नहीं थी कि खाना कहाँ से आएगा, बल्कि ये थी कि अरे, इस सारे अनाज का करें तो करें क्या? अचानक उनके पास जरूरत से कहीं ज्यादा खाना था। इसे हम कह सकते हैं फसल की समस्या। पहली बार इंसानों के सामने ये सवाल था कि खाना उगाएं कैसे, नहीं बल्कि ये कि इस बेशकीमती सरप्लस अनाज को मैनेज कैसे करें। तो उन्होंने इस अनाज का किया क्या? देखिए, इसका हिसाब किताब बड़ा जबरदस्त था। लगभग 40% तो जाहिर है तुरंत खाने के काम आ गया, लेकिन बहुत जरूरी था कि 25% हिस्सा अगली फसल के लिए बीज के तौर पर बचाया जाए, और बाकी का हिस्सा उसे भविष्य के लिए स्टोर करना था। और बस यहीं से भंडारण यानी स्टोरेज एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया। और जब जरूरत होती है तो आविष्कार भी होते हैं। इसी स्टोरेज की समस्या ने जन्म दिया उस चीज को जिसे आज हम पेंट्री या भंडार घर कहते हैं। पर सवाल ये है कि उस जमाने में उन्होंने ये किया कैसे? उनके समाधान बहुत ही सरल लेकिन लाजवाब थे। लोगों ने अनाज रखने के लिए बड़ी बड़ी टोकरियां बुनना शुरू कर दिया, जमीन में गहरे गड्ढे खोदे गए, और फिर आया सबसे क्रांतिकारी आइडिया, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाना और उन्हें आग में तपाकर इतना मजबूत और टिकाऊ बना देना कि वो सालों साल चलें। ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे। खेती करना, फिर एक जगह बस जाना और फिर उस खाने को स्टोर करने के लिए नई तकनीकें बनाना, इन सब चीज़ों ने मिलकर जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया तरीका बना दिया। ये वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर पूरी की पूरी सभ्यताएं खड़ी होने वाली थीं। अच्छा, चलिए उन मिट्टी के बर्तनों पर वापस आते हैं। एक मिनट सोचिए, क्या एक शिकारी संग्राहक जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, उसके लिए एक भारी भरकम मिट्टी का बर्तन किसी काम का हो सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर दो अलग अलग दुनियाओं के बीच का फर्क साफ नजर आता है। शिकारी संग्राहकों की जिंदगी मोबाइल थी,
घुमंतू थी। उनका सारा सामान हल्का और ऐसा होना चाहिए था जिसे आसानी से उठाकर ले जाया जा सके। दूसरी तरफ किसान थे, जो एक जगह बस चुके थे। वो भारी और परमानेंट टेक्नोलॉजी बना सकते थे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं जाना ही नहीं था। और यही तो इतिहास का चक्र है। एक समस्या का समाधान इंसानियत की कहानी के अगले चैप्टर की नींव रख देता है। फसल उगाने की कला ने भंडारण की समस्या खड़ी की, और उस भंडारण के समाधान ने बस्तियों, समुदायों और आखिरकार महान सभ्यताओं को जन्म दिया। पहला, मिट्टी का बर्तन सिर्फ खाना जमा करने की एक सीधी सादी जरूरत से पैदा हुआ था। अब जरा अपने आसपास देखिए, आज हमारे दुनिया को बदलने वाले और कौन-कौन से बड़े आविष्कार हैं जिनकी शुरुआत ऐसी ही किसी छोटी सी मामूली सी जरूरत से हुई होगी। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि जानवर सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि भोजन का एक जीता जागता भंडार भी हो सकते हैं? चलिए आज इसी शक्तिशाली विचार को समझते हैं जो एक छोटे से टेक्स्ट से निकल कर आया है। देखिए, इस पूरी चर्चा की जड़ ना इसी एक लाइन में है कि पाले गए जानवरों को भोजन के भंडार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जरा इस पर गौर कीजिए, भोजन का एक जीता जागता भंडार, कितना कमाल का आइडिया है ये, है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये जो जीता जागता भंडार है, ये असल में काम कैसे करता है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जानवरों को पालने का मतलब क्या है। इसका मतलब है जानवरों की सावधानी से देखभाल करना, ताकि वे जरूरत पड़ने पर दूध और मांस दे सकें। यहां दो बातें बहुत अहम हैं। पहली, सावधानी से देखभाल, और दूसरी, जरूरत पड़ने पर। तो ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, जानवरों की बहुत सावधानी से देखभाल की जाती है। दूसरा, वे हमें दूध और मांस जैसे खाने के जरूरी स्रोत देते हैं। और तीसरा, इससे खाने की एक ऐसी सप्लाई तैयार हो जाती है जो हमें जब भी जरूरत हो तब मिल सकती है, मतलब ऑन डिमांड। और यही चीज इसे एक भंडार या स्टोर बनाती है। लेकिन इस भंडार को चलाने वाला इंजन क्या है? वो कौन सी ताकत है जो इसे मुमकिन बनाती है? इसका जवाब ना एक बहुत ही बुनियादी बायोलॉजिकल उसूल में छिपा है। ये सब कुछ एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई से शुरू होता है। जानवर कुदरती तौर पे बढ़ते हैं, मतलब वो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं। ये प्रकृति का ही एक कमाल है जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। तो यहां पर ना दो ताकतें एक साथ काम करती हैं। एक तरफ है कुदरती बढ़ोतरी, यानी जानवरों की नेचुरली रिप्रोड्यूस करने की काबिलियत, और दूसरी तरफ है सावधानी से पालन पोषण, यानी हमारा दखल, जिससे हम उनकी देखभाल करते हैं। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, तभी ये भंडार असल में काम कर पाता है। लेकिन क्या जानवर सिर्फ खाने के लिए ही थे? हमारा सोर्स हमें थोड़ा रुककर अतीत के बारे में सोचने और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछने पर मजबूर करता है। और सवाल ये है, भोजन के अलावा जानवरों से और क्या-क्या चीजें मिल सकती थीं? जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। देखिए, ये सवाल हमें उन चीजों के बारे में सोचने के लिए उकसाता है जो शायद पहली नजर में न दिखें। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने जुगाड़ू थे और वो जानवरों का कितने अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करते होंगे। यहां जवाब से ज्यादा जरूरी है सवाल के बारे में सोचना। अच्छा, तो ये तो हुई अतीत की बात। अब सीधे आज की दुनिया में आते हैं एक और सवाल के साथ। और ये दूसरा सवाल तो बहुत सीधा है और हम सबसे जुड़ा हुआ है। आज जानवरों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हम सब अपने आसपास देखकर ही इसका जवाब दे सकते हैं, सही कहा ना? ये सवाल हमें हमारे आज के दौर के बारे में सोचने को कहता है। ये हमें इस बात पर गौर करने के लिए मजबूर करता है कि हम आज जानवरों का कैसे इस्तेमाल करते हैं और वक्त के साथ साथ हमारा और जानवरों का रिश्ता कितना बदल गया है। तो देखा आपने कैसे हम एक सीधी सादी सी बात से शुरू हुए और दो इतने बड़े बड़े गहरे सवालों तक पहुंच गए। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि कभी-कभी कुछ आसान से शब्द भी हमारे लिए सोच की एक पूरी दुनिया खोल सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी लेने के बारे में नहीं है, बल्कि उस जानकारी से प्रेरित होकर सवाल पूछने के बारे में है। तो मैं आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आखिर एक छोटा सा वाक्य इतने बड़े सवाल कैसे पैदा कर सकता है? यह हमें याद दिलाता है कि सीखना सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उन विचारों के बीच कनेक्शन बनाना है जो हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कभी सोचा है, हजारों हजार साल पहले हमारे पूर्वज
खाते क्या थे? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे ये जानने के लिए कि हमारे पहले किसान और चरवाहे कौन थे और उनकी जिंदगी कैसी थी। पर सबसे पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर हमें पता कैसे चलता है कि इतने हजारों साल पहले लोग क्या खाते थे? ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी असल में एक पहेली की तरह है। पहेली है हमारे उन सबसे पहले के पूर्वजों को ढूंढ निकालने की, जिन्होंने पहली बार खेती करना और जानवरों को पालना सीखा। तो चलिए एक जासूस की तरह इस खोज पर निकलते हैं। अब किसी भी पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? सही जगह पर सुराग ढूंढना। आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविदों को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, मतलब पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, हर जगह शुरुआती किसानों और चरवाहों के सबूत मिले हैं। ये कोई एक दो जगहों की बात नहीं है, नहीं, ये सबूत बताते हैं कि कहानी बहुत बड़ी और फैली हुई है। और जानते हैं ये बस्तियां मिली कहां हैं? ये और भी दिलचस्प है। उत्तर पश्चिम में आज के कश्मीर से लेकर पूरब और दक्षिण भारत तक, मतलब हर जगह इन शुरुआती किसानों के निशान मौजूद हैं। ठीक है, तो हमें जगह तो पता चल गई, पर अब अगला सवाल ये है कि वो लोग अपने पीछे आखिर ऐसे क्या सुराग छोड़ गए जिनसे हम उनकी कहानी समझ सकें। लेकिन एक मिनट रुकिए, हम इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हैं कि ये बस्तियां किसानों और चरवाहों की ही थीं? भाई सिर्फ कोई पुरानी जगह मिल जाने से तो कुछ साबित नहीं होता, सही कहा ना? इसका जवाब छिपा है साइंस में। ये प्रोसेस दो बहुत ही आसान से स्टेप्स में होता है। देखिए, पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करके पौधों के बचे कुचे हिस्से और जानवरों की हड्डियां ढूंढते हैं, और फिर साइंटिस्ट इन्हीं छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से स्टडी करते हैं और उनसे हजारों साल पुरानी कहानी बाहर निकालते हैं। और इन सारी खोजों के बीच एक सुराग ऐसा मिला जो सबसे ज्यादा रोमांचक था, और वो था जले हुए अनाज के दाने। हाँ, सच में जले हुए अनाज। सुनने में भले ही ये छोटी सी चीज लगे, पर इसी सुराग ने इस पूरी पहेली को सुलझाने में हमारी सबसे ज्यादा मदद की। अब ये अनाज हो सकता है गलती से जल गया हो, या फिर शायद किसी ने जानबूझकर जलाया हो। वजह जो भी रही हो, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं था। तो ठीक है, हमारे हाथ में सुराग लग चुके हैं, जले हुए अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियां। तो अब देखते हैं कि ये छोटे छोटे सुराग हमें अतीत की कौन सी बड़ी कहानी सुनाते हैं। पर मन में सवाल तो आता है कि भाई, एक जला हुआ अनाज का दाना आखिर वो इतनी बड़ी कहानी बता कैसे सकता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। जवाब है साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन। मतलब आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है कि साइंटिस्ट सिर्फ एक जले हुए दाने को देखकर ही बता सकते हैं कि वो गेहूं का है, जौ का है या फिर किसी और फसल का। तो हुआ ये कि जब साइंटिस्ट्स ने इन दानों की पहचान की तो पता चला कि उस जमाने के लोग गेहूं और जौ जैसी कई अलग अलग फसलें उगा रहे थे। और फिर जब जानवरों की हड्डियों को जांचा गया तो ये भी साफ हो गया कि भेड़, बकरी और मवेशी जैसे जानवर उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब हमें पता है कि हमारे उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में कौन सी खास फसलें जैसे गेहूं और जौ उगाई जा रही थीं। हमें ये भी पता है कि वो लोग कौन से जानवर पालते थे, जैसे भेड़, बकरी, और ये सारी जानकारी मिलकर हमें खेती और पशुपालन की शुरुआती जिंदगी की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है। जरा सोचिए इस बारे में। इतिहास के ये नन्हे नन्हे टुकड़े जैसे जले हुए बीज और पुरानी हड्डियां हमें एक पूरी की पूरी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे जिया करते थे। ये वाकई में कमाल की बात है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है ना, कि हमारे प्राचीन इतिहास के न जाने और कितने ही ऐसे रहस्य जमीन के नीचे दबे होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। कभी सोचा है वो क्या पल रहा होगा जब इंसान ने हजारों साल तक घूमने फिरने के बाद एक जगह बसने का फैसला किया होगा? चलिए आज उसी सफर पर चलते हैं जब हमारे पूर्वजों ने भटकना छोड़कर घर बनाना सीखा। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी कहानियों में से एक है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी चीजें थीं जिनकी वजह से इंसानों ने अपनी हजारों साल पुरानी आदत छोड़ी और एक जगह टिककर रहना शुरू किया? आइए इसी बड़े बदलाव के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे कि ये बसने की पूरी प्रक्रिया कैसे शुरू हुई।
फिर देखेंगे उनके पहले घर कैसे थे, उनके नए औजार कौन कौन से थे और रहन सहन में क्या बदलाव आया। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, बल्कि बहुत धीरे धीरे हुआ। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, बसने की ये महान प्रक्रिया। देखिए, ये सिर्फ एक जमाने से दूसरे जमाने में जाना नहीं था। नहीं, ये तो जीने के तरीके में आई एक बहुत बड़ी क्रांति थी। जरा सोचकर देखिए, हजारों साल की घुमंतू जिंदगी के बाद इंसान अब एक जगह रुकने वाला था। अच्छा, तो इस इतने बड़े बदलाव का सबसे पहला सबूत हमें कहाँ मिलता है? जवाब है उनके पहले पक्के घरों में। ये वो घर थे जो जमीन से जुड़े थे, और ये इस बात का इशारा है कि इंसान अब एक परमानेंट एड्रेस, एक स्थायी पता ढूंढ रहा था। और जरा सोचिए, आज के कश्मीर में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला? जमीन के नीचे बने हुए घर। कमाल है ना? इन्हें पिट हाउस या गड्ढे वाले घर कहते हैं। मतलब इन्हें जमीन में खोदकर बनाया जाता था। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक कमाल की इंजीनियरिंग थी, है ना? लेकिन इन घरों में सबसे हैरान करने वाली चीज क्या मिली पता है? इनके अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह खाना पकाने के चूल्हे मिले हैं। अभी सुनने में तो एक छोटी सी बात लगती है, पर यकीन मानिए ये उस दौर की जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज हमारे सामने खोल देती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो लोग सिर्फ एक जगह बस ही नहीं गए थे, बल्कि मौसम के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना सीख रहे थे। जैसे जब धूप खिली हो तो बाहर खाना बना लिया, और जब ठंड हो तो घर के अंदर आराम से बैठ गए। ये उनकी समझदारी और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है। अब जाहिर सी बात है, जब जिंदगी का तरीका बदला तो नए औजारों की जरूरत तो पड़नी ही थी, और यहीं से शुरू होती है नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल की टेक्नोलॉजिकल क्रांति। और ये सिर्फ पुराने औजारों में थोड़ा बहुत सुधार करना नहीं था, नहीं, ये तो काम करने के पूरे तरीके को ही बदल देने जैसा था। तो फर्क समझिए, एक तरफ थे पुरापाषाण काल के पुराने खुरदुरे औजार जो ज्यादातर शिकार के काम आते थे, और दूसरी तरफ थे नवपाषाण काल के नए एकदम पॉलिश्ड धारदार औजार। और यही धार, यही फाइन एज असली गेम चेंजर थी, क्योंकि अब इसी की मदद से पेड़ काटना, जमीन जोतना और अनाज को पीसना ये सब मुमकिन हो पाया। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ऐसा नहीं था कि नए औजार आए तो पुराने फेंक दिए। नहीं, वो लोग नए और पुराने दोनों तरह के औजारों का इस्तेमाल एक साथ कर रहे थे। यहां तक कि हड्डी जैसी चीजों से भी टूल्स बना रहे थे। मतलब एक तरह का मिक्स एंड मैच चल रहा था। और ये बात तो सच में सोचने वाली है। अगली बार जब भी किचन में ओखली और मूसल पर नजर पड़े तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि यह हजारों साल पुरानी एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। यह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच एक सीधा कनेक्शन है। अच्छा, तो जब लोग एक जगह बस गए तो और क्या क्या बदला होगा? जवाब है सब कुछ। खाना रखने के बर्तन, यहां तक कि पहनने के कपड़े भी। जरा इस तरह सोचिए, अब सारा सामान पीठ पर लाद कर घूमने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। क्यों? ताकि उनमें अनाज जैसे चावल, गेहूं, दालें जमा करके रख सकें। और जब हाथ में थोड़ा वक्त और रिसोर्स होंगे तो कपास उगाकर कपड़े भी बुन सकते हैं। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो ये जो बर्तन है, जरा सोचिए, इसमें क्या क्या रखा जाता होगा? अनाज, पानी, या शायद कुछ और खास चीज? देखने में ये भले ही साधारण बर्तन लगें, लेकिन इन्हीं ने भविष्य की प्लानिंग करने की नींव रखी थी। चलिए अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ये सब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक सुबह सब उठे और बोले चलो आज से हम सब किसान बन जाते हैं। नहीं, ये बदलाव रातों रात नहीं आया। इसे होने में हजारों साल लगे और ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि ये सफर कितना लंबा और धीरे धीरे हुआ। एक बहुत लंबा ट्रांजिशन का दौर था जब लोग एक ही समय में शिकारी भी थे और किसान भी। मतलब वो मौसम के हिसाब से काम बदलते थे, कभी शिकार कर लिया तो कभी खेती कर ली। तो इसे ऐसे समझिए कि ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं थी जिस पर हर कोई एक साथ चल पड़ा हो, बल्कि ये एक उलझे हुए नक्शे जैसा था जहां हर कबीला, हर समुदाय अपनी जरूरत और अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपना रास्ता खुद बना रहा था। कोई एक सही या फिक्स तरीका था ही नहीं। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, नवपाषाण क्रांति बहुत धीमी और शांत थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आज हमारे चारों ओर ऐसी कौन सी शांत क्रांतियां हो रही हैं?
वो कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं जो शायद हमें नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज आखिर रहते कैसे थे? चलिए आज ना हम सब मिलकर समय में एक लंबा सफर करते हैं और इंसानियत की सबसे पहली बस्तियों में से एक की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यही है, एक 9000 साल पुराना गांव हमें क्या सिखा सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह की पुरातात्विक जासूसी है। हम सुरागों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम आज जो हैं वो कैसे बने। तो बात हो रही है मेहरगढ़ की। ये कोई मामूली पुरानी जगह नहीं है। ये इतिहास का वो पन्ना है जहां हमारे पूर्वजों ने शिकार करके घूमने वाला जीवन छोड़ा और पहली बार एक जगह टिककर एक समाज बनाकर रहना सीखा। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो शुरू कहाँ हुई। तो हमारा पहला सुराग है लोकेशन। लोगों ने रहने के लिए जो जगह चुनी, वही इस पूरी पहेली का पहला और सबसे अहम टुकड़ा है। तो उन्होंने मेहरगढ़ को ही क्यों चुना? पहली बात, ये एक उपजाऊ मैदान था, मतलब खेती के लिए जमीन एकदम बढ़िया। दूसरा, ये बोलन दर्रे के ठीक पास था, जो उस जमाने में ईरान जाने का एक जरूरी रास्ता था। इसका मतलब है व्यापार और रिसोर्सेज तक आसान पहुंच। एक स्थायी कम्युनिटी बसाने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी? अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि वे कहाँ रहते थे, पर अब सवाल उठता है कि वे जीते कैसे थे। और किसी भी समाज को समझने की सबसे अच्छी शुरुआत होती है उनके खाने पीने की आदतों से। आखिर वो खाते क्या थे? यहाँ जो जानवरों की हड्डियां मिली है ना, वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताती हैं। एक तरफ हिरण और सुअर की हड्डियां हैं, यानी शिकार अब भी चल रहा था, लेकिन साथ ही भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिली हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उन्होंने जानवर पालना शुरू कर दिया था। ये शिकार से खेती की तरफ एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। खाने का इंतजाम तो हो गया, पर ये शुरुआती किसान रहते कहाँ थे? चलिए अब ये पता लगाते हैं कि उन्होंने अपने रहने के लिए कैसे घर बनाए थे। खुदाई में जो घरों के निशान मिले हैं, वो बताते हैं कि घर आमतौर पर चौकोर या आयताकार होते थे। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? ये घर बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बने थे। हर घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ शायद अनाज या दूसरा सामान स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। लेकिन रोजमर्रा की चीजों से भी ज्यादा गहरी और रहस्यमयी बातें हमें उनकी कब्रों से पता चलती हैं। ये हमें बताती हैं कि वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो कुछ मानते भी थे, उनकी अपनी आस्था थी। मेहरगढ़ में कई कब्रें मिली हैं और ये सिर्फ गड्ढे नहीं हैं। इन्हें देखकर पता चलता है कि उस समाज में मृतकों का कितना सम्मान था और उनके लिए खास रीति रिवाज बनाए गए थे। लेकिन इन सभी कब्रों में से सिर्फ एक कब्र ऐसी मिली जिसने पुरातत्वविदों को भी हैरान कर दिया। ये हमें उनके आफ्टर लाइफ यानी परलोक के बारे में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी देती है। जरा सोचिए इस बारे में, एक इंसान को बकरियों के साथ दफनाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये इसलिए था ताकि उस इंसान को दूसरी दुनिया में खाने पीने की कोई कमी ना हो। ये साफ दिखाता है कि वो मानते थे कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है। एक पल के लिए कल्पना करके देखिए, एक कब्र जिसमें एक इंसान के कंकाल के साथ साथ बकरियों के कंकाल भी पड़े हैं। ये छोटी सी डिटेल हमें हजारों साल पीछे सीधे उस पल से जोड़ देती है, जैसे हम खुद उस खोज का हिस्सा हों। अगर हम तुलना करें तो ये समानताएं हैरान कर देती हैं। मेहरगढ़ में मृतकों की देखभाल होती थी, आज हम उन्हें सम्मान देते हैं। वो भी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे और आज भी दुनिया की कई संस्कृतियों में ये विश्वास है। उनकी अगली यात्रा के लिए सामान रखना, ये सब बताता है कि हजारों सालों से इंसानियत की सोच कितनी जुड़ी हुई है। तो इन सारे सुरागों को जोड़ने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मेहरगढ़ सिर्फ एक पुराना धूल में दबा गांव नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें इंसानियत के सफर का एक टर्निंग पॉइंट दिखाता है। ये बताता है कि कैसे हमने शिकार छोड़कर खेती सीखी। ये हमें हमारे पहले पक्के घरों का ब्लूप्रिंट दिखाता है। और सबसे गहरी बात, ये हमें हमारी आध्यात्मिक सोच की जड़ों तक ले जाता है। तो अगली बार जब भी कोई किसी अंतिम संस्कार या उससे जुड़े रीति रिवाज को देखे, तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर,
हमारे आज के ये विश्वास, ये कर्मकांड इन 9000 साल पुरानी जड़ों से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। यही वो धागा है जो हमें हमारे साझा अतीत से जोड़ता है। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी दुनिया की जहां घर नहीं थे, जहां हर दिन सिर्फ खाने की तलाश में भटकना पड़ता था। आज हम उस 4000 साल लंबी क्रांति की कहानी जानेंगे, जिसने इंसान को शिकारी से किसान बना दिया और हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। अच्छा, इंसानों के जीने के तरीके में सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, एक ऐसी कहानी की ओर जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। तो इस क्रांति की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो कभी एक जगह रुकती ही नहीं थी, जहां इंसान हमेशा बस चलते रहते थे। ये दौर था मेसोलिथिक काल का, जो लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। इस युग में हमारे पूर्वज शिकारी और संग्राहक थे, मतलब उनका पूरा जीवन बस इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमता था, आज का खाना कहाँ से आएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। बस एक आइडिया, एक छोटी सी खोज, जिसने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसे हम कहते हैं कृषि क्रांति। अब देखिए, इतना बड़ा बदलाव ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ, इसमें लगे हजारों साल। करीब 12,000 साल पहले, जब मेसोलिथिक दौर चल ही रहा था, इंसानों ने धीरे धीरे जानवरों को पालना और पौधों को उगाना शुरू किया। और यही वो बीज था जिसने 2000 साल बाद नियोलिथिक युग, यानी एक बिल्कुल नए पत्थर के युग को जन्म दिया। तो असल में बदला क्या? देखिए, जो शिकारी संग्राहक पहले भोजन का पीछा करते थे, वो अब किसान और चरवाहे बन गए जो भोजन को कंट्रोल करते थे। और ये सिर्फ जीने के तरीके में बदलाव नहीं था, ये तो इंसान और प्रकृति के पूरे रिश्ते में एक जबरदस्त, एक बुनियादी बदलाव था। सोचिए, जब ये पता हो कि अगला खाना कहाँ से मिलेगा, तो फिर भटकने की जरूरत ही क्या है? पहली बार इंसानों ने एक जगह टिककर रहने के बारे में सोचना शुरू किया, अपनी जड़ें जमाने का सपना देखा। लेकिन इस सपने को हकीकत बनने में अभी और 2000 साल लगने वाले थे। और फिर करीब 8000 साल पहले वो नतीजा सामने आया। दुनिया की पहली बस्तियां बसने लगीं। खेती ने लोगों को एक साथ एक जगह पर रहने की वजह दी, और यहीं से पहले समुदायों का जन्म हुआ। और इसका एक जीता जागता सबूत मिलता है मेहरगढ़ में, जो आज के पाकिस्तान में है। यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक बसी थी। और ये सिर्फ ईंट गारे के घर नहीं थे, ये तो हमारे आज के समाज की, हमारे शहरों की नींव का पहला पत्थर था। तो ये जो धीमी लेकिन लगातार चलने वाली क्रांति थी ना, उसी ने हमें वो दुनिया दी है जिसमें हम आज रहते हैं। हमारे शहर, हमारा समाज, हमारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ की जड़ें उसी एक बड़े बदलाव में हैं। तो चलिए, इस 4000 साल के सफर को एक बार फटाफट से दोहराते हैं। सब शुरू हुआ मेसोलिथिक युग के शिकारियों से, फिर आई पालतू बनाने की पहली कोशिशें, उसके बाद हुई नियोलिथिक क्रांति, और आखिर में बनी हमारी स्थायी बस्तियां। हर एक कदम हमें आज की दुनिया के और करीब लाता गया। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 4000 सालों में इंसानियत भोजन का पीछा करने से उसे उगाने तक पहुंच गई, और इस एक बदलाव ने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, उस क्रांति को पूरा होने में लगे 4000 साल, और आज हमारी क्रांति, इंटरनेट की, एआई की, ये तो बस कुछ दशकों में ही दुनिया को कहां से कहां पहुंचा रही है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी आज की क्रांति कितनी ज्यादा तेज है और ये हमें कहां ले जा रही है। चलिए देखते हैं इंसान का वो सफर जब वो शिकारी से किसान बना। पर सवाल ये है कि हजारों साल तक इंसान एक जगह क्यों नहीं टिका? चलिए पता लगाते हैं। बात है 20 लाख साल पहले की। इसी उपमहाद्वीप पर हमारे पूर्वज हमेशा सफर में रहते थे। इन्हें कहते थे शिकारी संग्राहक। क्यों? क्योंकि ये शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके ही पेट भरते थे। ये हमेशा चलते रहते थे, और इसकी 4 खास वजहें थीं: खाना, जानवर, मौसम और पानी की तलाश। तो फिर ये लोग जिंदा कैसे रहते थे? जवाब है उनके औजारों में। इस दौर को कहते हैं पूरा पाषाण काल, मतलब पुराना पत्थर का युग, क्योंकि तब पत्थर ही सब कुछ था। और जानते हैं, इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा इसी एक दौर में सिमटा हुआ है। ये पत्थर के औजार मामूली नहीं थे। शिकार, छाल छीलने से लेकर कपड़े सिलने तक
सब इसी से होता था। और फिर आग। कुरनूल गुफाओं में मिली राख बताती है कि आग से उन्हें रोशनी, गर्मी और सुरक्षा मिली। फिर करीब 12,000 साल पहले दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। मौसम गर्म होने लगा। इस बदलाव के साथ ही शुरू हुआ मध्य पाषाण युग, यानी मिडिल स्टोन एज। मौसम गर्म हुआ तो घास के मैदान बढ़े, और साथ ही बढ़े घास खाने वाले जानवर, यानी खाने के नए मौके। और यहीं से वो आइडिया आया जिसने इंसानी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये शुरुआत थी जानवरों और पौधों को पालतू बनाने की, एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया। हजारों सालों में पालतू जानवर अपने जंगली रिश्तेदारों से काफी अलग हो गए। उनके दांत और सींग छोटे हो गए। सबसे पहले गेहूं और जौ उगाए गए और जानवरों में भेड़ बकरियों को पाला गया। लेकिन खेती का मतलब सिर्फ खाना उगाना नहीं था, इसके लिए तो पूरा जीने का तरीका बदलना था। सोचिए, फसल को बोने, सींचने और काटने के लिए एक जगह पर टिकना जरूरी हो गया था। इसी के साथ शुरू हुआ नव पाषाण युग, जिसमें आए पॉलिश किए हुए औजार और मिट्टी के बर्तन। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है मेहरगढ़, जो दुनिया के सबसे शुरुआती गांवों में से एक माना जाता है। यहाँ खेती और पशुपालन के सबूत तो मिले ही, साथ ही कुछ चौंकाने वाली चीजें भी मिली। जैसे कब्रों में मृतकों के साथ बकरियां भी दफनाई मिली, शायद अगले जहां में खाने के लिए। तो ये था वो महान बदलाव, शिकारी घुमंतू जीवन से खेती और बसे हुए गांवों तक का सफर। ये धीमी क्रांति आज भी हमारी जिंदगी को शक्ल देती है, हमारे खाने से लेकर हमारे घरों तक, सब कुछ।